गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी जो बीएससी पार्ट 3 का जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, उस पार्ट में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में देखा था। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बाद अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे कि कुछ ऐसी थ्योरी थी। हमने देखा था कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो क्वांटम को समझाने में सफल नहीं हो पाई थी, क्वांटम थ्योरी से अलग थी। बहुत सारी ऐसे फिनोमिना है जिसको वो समझा नहीं पाई थी, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, पर उन्होंने स्टार्टिंग में मैक्स प्लैंक की जो ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी थी, जो क्वांटम का सिद्धांत था, उसको मानने से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने ही क्वांटम थ्योरी का उपयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है उसको एक्सप्लेन किया। और जो वेव थ्योरी थी या जो क्लासिकल की वेव थ्योरी थी उसको फेल करने में सफलता प्राप्त की। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ आउटलाइंस हैं, क्या क्या हम इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद वर्क फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में समझेंगे कि कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। फिर हम आएंगे हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन पे कि हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड को भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। फिर हम देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या नियम थे उसके। फिर देखेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी ने जो क्लासिकल थ्योरी है उसको फेल किया। उसके बाद प्लैंक्स की हाइपोथेसिस पर हम बात करेंगे कि प्लैंक का क्या हाइपोथेसिस था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है उसको कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो व्हाट इज द फोटो? फोटो दैट मीन्स नॉट फोटो दैट मीन्स विजिबल और इनविजिबल लाइट। यहाँ फोटो का मतलब इनविजिबल लाइट भी हो सकती है और विजिबल लाइट भी हो सकती है। हम जानते हैं कि विब्ग्योर जो 7 कलर्स होते हैं वो विजिबल लाइट में आती हैं, और इसके बिसाइड्स जो अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, वो इनविजिबल। बोथ आर फोटो। इलेक्ट्रिसिटी, एवरीवन नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट इसके लिए हुआ था वो एच आर हर्ट्ज ने किया था 1887 ईस्वी में, 1887 में। आगे हम देखेंगे। फिर लेनार्ड ने 1902 में इसका एक्सपेरिमेंट किया, और फाइनली प्लैंक थ्योरी जो आई वो 900 में आई थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी थी 1905 में, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को आगे बढ़ाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने क्लियर किया था। और फिर 1915 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये देखिए, ये जो है हेनरिक हर्ट्ज जो है, उस हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव उन्होंने लिए हैं, पी और सी जिसको हम कह सकते हैं। जब इसमें उन्होंने एक विंडो से एक अल्ट्रा वायलेट रे जब इसमें इंसिडेंट की, तो डेफिनेटली यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस है, कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पार्किंग नहीं होना था। पर उन्होंने देखा कि जैसे इसमें अल्ट्रावायलेट रे उन्होंने डाली तो यहाँ स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग ये इस बात को बताती है कि द इलेक्ट्रॉन जो है वो पी प्लेट से एमिट हुए हैं, और एमिट होकर वो क्या कर कहाँ गए हैं, सी प्लेट पर गए हैं, जिससे कनेक्शन कंप्लीट हुआ है और वो स्पार्किंग हुई है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि लाइट जब हमने इंसिडेंट की तो लाइट से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, क्लियर, करंट फ्लो हुआ। दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नाउ वर्क फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या होता है ये वर्क फंक्शन या कार्यफलन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन? वर्क फंक्शन, एक्चुअली वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटेलिक सरफेस। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे ही हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अगर किसी भी सब्सटेंस का कम है तो समझ जाइए कि वो सब्सटेंस अच्छा है इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए, कैथोड अच्छा, कैथोड अच्छा एमिटर है। लेकिन जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है
वो एक अच्छा एमिटर नहीं हो सकता। पर यहाँ कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, एवरीवन नो 1.6 10 टू द पावर -19 जो होती है इसकी वैल्यू होती है। देखिए प्लैटिनम का मैक्सिमम है, दैट मींस प्लैटिनम इज नॉट गुड फॉर एमिट द इलेक्ट्रॉन, बट सीजियम हैज वेरी मिनिमम। तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो बहुत कम है, तो सीजियम एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली, बहुत कम एनर्जी दे के भी क्या कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन दैट मींस क्या है, द फिनोमिना ऑफ इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। देयर आर 4 टाइप्स जो मैंने यहाँ पर शो किए हैं, थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। थर्मोनिक एमिशन ड्यू टू देयर नेम थर्मल, यानी कि किसी भी धातु की सतह को ताप देकर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना ही थर्मोनिक एमिशन कहलाता है। ठीक वैसा ही फील्ड, किसी धातु की सतह पर आप भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएंगे, दैट इज फील्ड एमिशन। सेकेंडरी, अगर हम किसी एक पार्टिकल में क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करते हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल प्राइमरी होगा और सेकंड जो इजेक्ट होगा वो सेकेंडरी होगा, दैट इज सेकेंडरी एमिशन। And last one, the photoelectric emission. Whenever we apply the light on any metallic surface, then electron is emitted from that surface. This is called the photoelectron electric emission, जो हमारा main है। हर्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ज ने सबसे पहले 1887 में ऑब्जर्व किया था। आप इस फिगर को देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है ये। कि जब अल्ट्रावायलेट रे जो है वो उन्होंने डाली थी एक वैक्यूम ट्यूब पे। वैक्यूम ट्यूब में देखिए एक कैथोड है, क्योंकि सी का कनेक्शन जो है निगेटिव से, ए का कनेक्शन पॉजिटिव से। यहाँ एक मिली एमीटर लगा हुआ है जो कि पहले कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करता। लेकिन लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें अल्ट्रावायलेट रे विंडो से कैथोड पे डाली जाती है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टुवर्ड, ऑफ कोर्स दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टुवर्ड्स एनोड। एनोड की तरफ ही वो जाएंगे और एनोड की तरफ जाके वो क्या करेंगे, एनोड से जैसे ही मिलेंगे तो कनेक्शन कंप्लीट होगा और करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो करंट जो फ्लो होगी वो आपको इस मिली एमीटर में क्या होगी, शो होगी। ओके, तो मिली एमीटर जब डिफ्लेक्शन देना शुरू करता है, तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को सक्सेस कहा कि ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, दैट मींस ड्यू टू फोटो द करंट इज फ्लो, दैट इज फोटो इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Next, Lenard's experiment, the most important thing or most important experiment of photoelectric effect to explain the photoelectric effect. Lenard का जो experiment है, एक्चुअल में है तो हर्ट्ज जैसा ही, पर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। और ये जो वेरिएशन है, जो समझने की बात है, वो है वेरिएबल वोल्टेज से। ये वेरिएबल वोल्टेज जो है ऐसा वोल्टेज होता है जिससे हम कैथोड या एनोड जो है, एनोड चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ओके, एनोड किस पर रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसकी पॉजिटिविटी को हम कम या ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कि वो इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डेफिनेटली जब यहाँ से लाइट आपकी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हमने वेरिएबल वोल्टेज यूज किया है तो वेरिएबल वोल्टेज से हम इस पॉजिटिव को कम करते जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो स्पीड से ये आ रहे थे वो कम आएंगे। यदि मैंने इसे 0 वोल्ट पे कर दिया तो डेफिनेटली कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं आएंगे, या कुछ इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होंगे जो वहां जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आता है। यदि मैंने इस एनोड को निगेटिव कर दिया वेरिएबल वोल्टेज से, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे। तो द निगेटिव वोल्टेज, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे द निगेटिव वोल्टेज ऑफ एनोड और कलेक्टर प्लेट, ओके, द निगेटिव वोल्टेज ऑफ एनोड फॉर विच no no of any electron is emitted from the cathode and going towards the anode, that is called the stopping potential। तो एनोड का एक ऐसा ऋणात्मक विभव जिसके कारण कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ नहीं आता है, वो कहलाता है आपका संस्तब्ध विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो
सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन हम जब डालते हैं मेटलिक सरफेस पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इंटेंसिटी जो है वो क्या करती है, जितनी इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ही बढ़ते हैं। इट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, इफ द एनोड इज केप्ट एट निगेटिव, अभी मैंने चर्चा की थी फिगर में, अगर एनोड को हम निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, और निगेटिव करते हैं और कैथोड की वैल्यू को बताते हैं, तो फोटो कैथोड की वैल्यू से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो करंट फ्लो होगी वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। एनोड को अगर जीरो करेंगे तो और कम हो जाएगा, एनोड को निगेटिव करेंगे तो एक पर्टिकुलर, जो हमने लास्ट में यहाँ पर लिखा है, द निगेटिव पोटेंशियल है ना, लिखा है ना, जो द निगेटिव पोटेंशियल of anode for which the highest energy are stopped from the moving towards an anode, it's called the stopping potential। ये stopping potential होगा कि एनोड को निगेटिव करते जाइए और निगेटिव करते जाइए, एक पोटेंशियल पर जो कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, व्हाट अबाउट दिस, फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंडेंस है, इसको भी हम फिगर से समझेंगे। It is clear that the increase in frequency of incident radiation, the cutoff potential is increases। जो cutoff potential हमारा मान लीजिए -3 वोल्ट पे था, हमने फ्रीक्वेंसी को जितना रखा था उससे और बढ़ा दिया, तो इंसिडेंट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को, तो क्या हुआ, तो जो एक लाइट आई आपकी, वो लाइट क्या हुई, कहाँ पर गई, लाइट आई वो कैथोड पे गई, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो कटऑफ पोटेंशियल -3 की जगह माइनस और बढ़ जाएगा वो। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट जो होगी वो इजीली बढ़ेगी। सो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी है, आप कैसी भी लाइट दें, कितनी भी इंटेंस हो वो, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से यदि कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो वो कभी भी मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए फिगर से देखते हैं इसको। फिगर में आप देख सकते हैं एकदम सिंपल स्टॉपिंग पोटेंशियल का बताया है कि जीरो भी अगर हम करते हैं एनोड वोल्टेज तो भी करंट कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है, लेकिन जैसे ही हम एनोड के पोटेंशियल को क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो करंट होती है, फोटो करंट होती है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, और इस पोटेंशियल को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना, कि जब हम करंट सैचुरेशन आपकी फ्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो करंट भाई एक पर्टिकुलर फिक्स करंट है, कितने भी इंटेंस करो कुछ भी करो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अब हमको और करंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से देखिए डेफिनेटली करंट क्या होती है, बढ़ती है, और फिर देखिए कट ऑफ पोटेंशियल भी है वो जो चेंज हो जाता है। पहले तो कट ऑफ पोटेंशियल सेम था क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पर वेरिएशन नहीं किया था, फ्रीक्वेंसी चेंज की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ते गया, फोटो करंट भी जिससे क्या हो गई, बढ़ते गई। थर्ड फिगर मैंने यहाँ ले लिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में है। देखिए ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे फ्रीक्वेंसी कम हुई है ना, देखिए ऊपर लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या जरूरत है, वर्क फंक्शन, अभी हमने पढ़ा। और वर्क फंक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, उस एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और यही फ्रीक्वेंसी है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने इससे फ्रीक्वेंसी बिलो रखी तो क्या होगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना ही नहीं होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, ये होनी जरूरी है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक चार इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक इंटेंसिटी का और एक फ्रीक्वेंसी का है। देखिए इंटेंसिटी अभी हमने बताया था, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाई, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे ये डिपेंडेंट नहीं है, ये गारंटी नहीं है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटलिक सरफेस। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने बताई है, कौन सी, थ्रेशोल्ड। अगर नहीं होगी, उससे कम होगी फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इलेक्ट्रॉन निकालना तो ठीक था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को चलाने की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी से बढ़ता है। अब एक और चीज, देयर आर नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट आई है और तुरंत आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, पार्टिकल टू पार्टिकल। इसलिए ये क्लासिकल वेव थ्योरी को क्या करता है, फेल मानता है ना। पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट हो रहा है कि भाई एक पार्टिकल आया, इसको दिया, तुरंत वो निकला। देयर आर नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट एंड
emitted. ओके, फेलियर क्या है? वेव थ्योरी कहता है इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी देन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज एनी फ्रीक्वेंसी. दिस इज वेरी रॉन्ग. अ पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड. सबसे पहली चीज तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड का उन्होंने कहा कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होता, लेकिन फिक्स होता है. नेक्स्ट, इफ वेव थ्योरी देयर आर ए टाइम लैग बिटवीन, क्योंकि जब वेव आती है तो पूरे सरफेस पे फैलने में क्या लेता है? टाइम. और टाइम लेता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एमिट. लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया क्वांटम थ्योरी ने, वो ये बताया कि देयर आर नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द वेव इज डिपेंड इन द इंटेंसिटी विच वाज रॉन्ग. वेव थ्योरी बोलता है कि एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रॉन की है वो रॉन्ग है, जबकि हम अभी फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे आइंस्टीन के कि एनर्जी जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे के फ्रीक्वेंसी पे, न कि इंटेंसिटी पे. तो इंटेंसिटी वाला जो पोर्शन उन्होंने बताया था वो क्या है? रॉन्ग है. सो प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो भी आपके लाइट आती है वो एक एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, क्वांटा कहते हैं. दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज E इक्वल टू h nu, where h is the Planck constant 6.6 × 10⁻³ जूल इनटू सेकंड. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. चलिए उसके इक्वेशन में हम समझते हैं कैसे वो डिवाइड होते हैं. ओके, so Einstein's photoelectric equations, according to the Einstein's Planck relations, E equal to h nu, बहुत अच्छे से हम पहले से समझ चुके हैं. सेकेंड इक्वेशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस फाइव. काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो, या काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव इक्वल टू एनर्जी. एक्चुअल में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, जो लाइट की एनर्जी होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट तो वहां से जो आपका मेटेलिक सरफेस है वहां से निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए. और दूसरा जो होता है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. एंड वी नो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन. दैट मींस E इज इक्वल टू फाई प्लस के. ये एक्चुअल फॉर्मूला बनता है. मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया, मैं इसे डिटेल करके यहाँ बता रहा हूँ. तो यहां से जब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो E माइनस फाइव होगा, और E की वैल्यू h न्यू होती है. तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक क्लियर हो गया होगा. 3 पर आते हैं. अब देखिए h न्यू माइनस फाइव, तो h न्यू माइनस न्यू की जगह इसने न्यू जीरो रख दिया. न्यू जीरो दैट मीन्स व्हाट? न्यू जीरो दैट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर हम बोले कि केवल इतना ही हम लाइट में एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या कर सकती है? एमिट कर सकती है. तो भाई एमिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो न्यू नहीं होती, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. तो न्यू की जगह न्यू है. अब देखिए मैंने जीरो क्यों लिखा? तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे जीरो इसलिए लिखा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ नहीं है. यहाँ सिर्फ इतनी एनर्जी है जो कि लाइट से जो कि सरफेस से लाइट को क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है? एमिट कर सकती है. ओके, और एच न्यू जीरो की वैल्यू जो निकाली वो फाइव निकाली. अब इस फाइव की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर सकते हैं. तो यूजिंग इक्वेशन इन 2 वी हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आई थर्ड में? एच न्यू नॉट. ओके, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच को कॉमन निकाला. बहुत सिंपल कैलकुलेशन. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट, बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला इज फॉर एनर्जी. हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू भी होता है. ओके, where V naught is equal to stopping potential. तो E V naught हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट किया. ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. ये जो फॉर्मूला हमारा आया है, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यही बताता है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू जीरो से कम रखी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? माइनस. कोई भी इलेक्ट्रॉन चल पाएगा क्या? नहीं. इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है. यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है आइंस्टीन का इक्वेशन. So kinetic energy equal to this. So below the threshold frequency, the kinetic energy is negative. Above equation explain the photoelectric effect. बहुत कुछ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखने के लिए, पर आई थिंक जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है आप लोगों को, आई थिंक मैंने जो यहाँ पर आपको लोगों को अभी बताया है वो बहुत इनफ है. अगर आप आरपी गोयल की बुक यूज कर रहे हैं तो उसे यूज कीजिए, और आपको ये वीडियो बिल्कुल आपको बहुत हेल्प करेगा. और बहुत अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल इसमें लिखें. Thank you very much, students. Thank you.